Hello everyone. In this video we will discuss resolution of vector. What do you mean by resolution of vector? The splitting of vector into its component is known as resolution of vector. For example, suppose we have vector A in xy plane. Then we can break this vector into its component. This is the magnitude of vector A, and this one is the theta. By help of trigonometry, this length will be AX, this length will be AY. AX is equal to this length of the vector is the magnitude of vector A. So AX will be A cos थीटा. लास्ट वीडियो में हमने देखा था ये A cos थीटा कैसे आता है, तो अब वीडियो नंबर 3 को देख के आप समझ सकते हो ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके ये A cos थीटा आ जाएगा. और AY को कैसे निकालेंगे, तो AY हो जाएगा A sin थीटा. A sin थीटा वैसे फिर से समझा सकते हैं. अगर हम सिर्फ कोस थीटा लगाए इस राइट एंगल ट्रायंगल में, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में, तो ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनियस, जिसका मैग्नीट्यूड ए है. तो ये तो हो गया हाइपोटेनियस. कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस. तो बेस इसका कितना है, ए एक्स है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस. तो इसको हम लिख सकते हैं, ए एक्स को लिख सकते हैं ए कोस थीटा. ठीक है. सिमिलरली हम ए वाई को भी निकाल सकते हैं, ए साइन थीटा. तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू ए वाई. ए वाई हो गया परपेंडिकुलर और डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, वो है ए. तो ए वाई आ रहा है हमको, ए साइन थीटा हो जाएगा. ये इधर आ जाएगा, ये ए इधर आ जाएगा, तो ए वाई ए साइन थीटा हो जाएगा. या फिर इसको हम एक बार फिर से लिख लेते हैं. तो हमने जाना अगर किसी वेक्टर को रिजॉल्व करना है, रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इसको कहते हैं, क्योंकि दोनों एक्सिस आपस में कितना 90 डिग्री पर है. और ये कोई वेक्टर ए है, अगर यहाँ थीटा एंगल है तो इसका ए एक्स और ये ए वाई हम निकाल सकते हैं. तो ए एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है, ए एक्स का वैल्यू आ गया हमको, ये ए है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए. तो ये हुआ था ए, ये वाला ए एक्स, तो ए कोस थीटा. और ये वाला हो गया ए वाई, और ए वाई का वैल्यू हो गया ए साइन थीटा. ठीक है. अब चलते, अगर थीटा यहाँ रहता तब कंपोनेंट कैसे ब्रेक करते हैं, चलिए देखते हैं, समझते हैं इनको भी. अगर हमको कोई वेक्टर का ये एक्स मतलब एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, अगर ये थीटा यहाँ पर दे रखा है और ये वेक्टर ए है, तब कंपोनेंट क्या होगा. ठीक है. फिर भी हम ट्रिग्नोमेट्री लगा के निकाल सकते हैं. ये जितना होगा ये ए वाई के इक्वल होगा और ये ए एक्स के इक्वल होगा. ठीक है. तो यहाँ पर ए वाई कितना हो जाएगा, अब ये 90 डिग्री हो गया, तो ए एक्स हमारा हो जाएगा, ए एक्स हो जाएगा ए एक्स डिवाइडेड बाई ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए करते हैं. तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए से डिवाइड किए तो हमको क्या मिलेगा, ए एक्स हो गया बेस, सॉरी ए एक्स हो गया आपको परपेंडिकुलर हो गया, तो ये साइन थीटा देगा, ये साइन थीटा देगा, क्योंकि एंगल तो यहाँ है, तो एंगल जहाँ बनेगा वो बेस होगा. जहाँ एंगल हाइपोटेनियस से नहीं बनेगा जो साइड, तो वो क्या होगा परपेंडिकुलर. तो परपेंडिकुलर है ए एक्स, तो साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस. तो ए एक्स इस बार आ गया साइन थीटा. अगर हम ए वाई बटे ए करेंगे, ए वाई क्या है इस बार, ए वाई बेस हो गया, क्योंकि थीटा
वो एंगल बना रहा है वो हाइपोटेनियस से, तो ये बेस हो गया। बेस इस बार ये नहीं हुआ बेस, इस बार ये हुआ बेस, ये वाला ये बेस हुआ, तो ये हो जाएगा आपको बेस बाय हाइपोटेनियस, तो कोस थीटा हो गया। तो यहाँ पर ए वाई इक्वल टू हो गया ए कॉस थीटा। तो इस बार कुछ डिफरेंट है, तो चलिए दोनों को मिला के समझते हैं, उसके बाद इसका ट्रिक निकालते हैं। तो हमारे पास दो कंडीशन हो चुका है। अगर ये थीटा है और ये वेक्टर ए है, तो ये इसका मैग्नीट्यूड है, तो ये वाला लाइन हो गया ए कोस थीटा, ए एक्स दैट मीन ए एक्स, और ये हो गया ए साइन थीटा, निकाल चुके हैं, ठीक है। और ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। अगर वेक्टर के यहाँ एंगल है तो ये वाला लाइन या ये वाला लाइन एक ही चीज़ है, तो ये कितना आया था, तो ये हो गया था ए कोस थीटा और ये हो गया था ए साइन थीटा। देख लीजिए पीछे, ये निकला ए वाई, तो ए वाई हमारा क्या हो गया ए कोस थीटा, और ये ए एक्स है तो ये क्या निकला ए एक्स साइन थीटा। तो ये जितना है उतना ये होगा, तो ये हो गया ए वाई और ये हो गया ए एक्स। तो ए वाई में क्या लग रहा है यहाँ पर, ए वाई में मतलब ये वाले लाइन में क्या लग रहा है कोस थीटा और इसमें साइन थीटा। तो जहाँ एंगल मालूम है वहाँ पर क्या लग रहा है कोस थीटा, और जहाँ एंगल नहीं है मालूम वहाँ साइन थीटा लग रहा है। ऐसे करके भी इसको याद कर सकते हैं। तो यहाँ तो एंगल बन रहा है इससे, यहाँ तो इससे एंगल बन रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा कोस लगेगा, और जहाँ एंगल नहीं बन रहा है वो साइन थीटा लगेगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे ए साइन थीटा, और इसको क्या लिखेंगे ए कोस थीटा। तो अब सीधा हम याद करेंगे, जिसके साथ एंगल है वहाँ क्या हो जाएगा, अगर ये वेक्टर ए है मैग्नीट्यूड इसका ए होगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे ए कोस थीटा। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ एंगल मालूम है और यहाँ एंगल मालूम नहीं है, तो इसको क्या लिखेंगे ए साइन थीटा। पहले मतलब पहले लिख लीजिए, रट लीजिए, उसके बाद समझ में खुद ब खुद आने लगेगा। तो ट्रिक हम यही याद किए, जहाँ एंगल रहेगा वहाँ कोस लगेगा, जहाँ एंगल नहीं है वो क्या हो जाएगा ए साइन थीटा। एक्चुअली ये कम्प्लीमेंट्री एंगल का केस हो रहा है। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। तो यहाँ पर एंगल तो 90 माइनस थीटा है, तो यहाँ साइन थीटा हो जाएगा। तो उतना दिमाग नहीं खर्च करना है अभी आप बिगिनर अगर हो आप, तो आपको उतना दिमाग खर्चा नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे आपको खुद एक्सपीरियंस हो जाएगा इसका। तो ये हो गया ए कोस थीटा, जहाँ एंगल है तो वहाँ कोस लगेगा उस लाइन पे, जहाँ एंगल नहीं है वहाँ पर साइन थीटा लगेगा। तो चलिए इसको और कब आगे समझते हैं। तो अभी तक हमने देखा जहाँ एंगल रहेगा वहाँ कोस लगेगा, तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा ए एक्स, और यहाँ एंगल है तो यहाँ पर अगर ये वेक्टर ए है तो इसका मैग्नीट्यूड ए होगा इस लाइन का, तो ये हो जाएगा ए कोस थीटा। और ये वाला एंगल मालूम नहीं है इस साइड में, तो इसको ए साइन थीटा लिख देंगे, ठीक है। अब अगर वेक्टर ऐसा रहता और यहाँ पर थीटा है और ये पी है, तो ये वाला तो साइन थीटा हो जाएगा पी साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा पी कोस थीटा। यहाँ पर माइनस डालेंगे, यहाँ पर भी माइनस डालेंगे, क्यों, क्योंकि ओरिजिन से ये नीचे जा रहा है वाई एक्सिस में, और एक्स एक्सिस में नेगेटिव ओरिजिन के पीछे जा रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में, तो दोनों कंपोनेंट नेगेटिव होगा। और यहाँ पर दोनों कंपोनेंट पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये ओरिजिन से ऊपर जा रहा है वाई एक्सिस में, यहाँ ओरिजिन के राइट में जा रहा है एक्स एक्सिस में, तो ये दोनों प्लस होगा, और यहाँ पर ये दोनों नेगेटिव होगा। तो इसको भी दिमाग में रखेंगे। तो हमने कंपोनेंट को ब्रेक करना सीख लिया है। चलिए कुछ और इसको समझते हैं। अगर कोई वेक्टर इस तरह से रहे, यहाँ पर थीटा है, तो अगर ये पी वेक्टर है तो ये क्या हो जाएगा पी कोस थीटा, डायरेक्ट लिखना सीख रहे हैं।
और ये पी साइन थीटा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो रटा रहे हैं आपको, तो जहाँ थीटा है तो वहाँ पर कोस लगाना, जहाँ थीटा नहीं है तो वहाँ पर साइन थीटा। तो ट्रिक यही दिमाग में रखेंगे, और ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो चलिए एक केस करके देखते हैं इसका। तो चलिए एक एग्जांपल लेके समझते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर को कैसे यूज करते हैं हम। एक ब्लॉक है जिसका मास 100 kg है, और यहाँ पर कोई फोर्स 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और वो 60 डिग्री एंगल पे इस पे एक्ट कर रहा है, और ये स्मूथ सरफेस है, यानी फ्रिक्शन नियरली स्मूथ सरफेस है, दैट मीन नियरली नो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन लगभग नहीं है। तो ये कितना एक्सीलरेशन से आगे बढ़ेगा? क्या इसका ये इधर भी एक्सीलरेट करेगा? तो चेक करेंगे इसको। ठीक है, तो इसको दो कंपोनेंट में ब्रेक कर होगा। एक होगा एलोन एक्स एक्सिस, दैट मीन 100 cos 60। cos 60 क्यों? cos sin 60 क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ एंगल मालूम है इस एक्सिस का, और इस एक्सिस में वाई एक्सिस के साथ इसका एंगल नहीं मालूम है, तो इसको लिखेंगे 100 sin 60, 100 sin 60। और इसको मिटा लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ, और इसका वेट जो है वो हो जाएगा mg, वेट मीन mg 9th में पढ़ा है, तो 100 × 10, g का वैल्यू 10 ले लिया, तो 1000 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो अब ये फोर्स क्या इस 1000 को काउंटर कर लेगा? अगर ये काउंटर कर लेगा तो ये इस तरफ भी एक्सीलरेट करेगा और इस तरफ भी एक्सीलरेट करेगा, और फ्रिक्शन तो जीरो होगा। तो इसको इधर एक्सीलरेट करना चाहिए या इधर करना चाहिए? इधर करेगा या नहीं, इसको कैसे चेक करेंगे? तो इसका मैग्नीट्यूड अगर इस 100 इसके वेट से ज़्यादा हो जाए, 1000 से ज़्यादा हो जाए, तो ये इधर भी एक्सीलरेट करेगा। तो चलिए चेक करते हैं जी इसका वैल्यू कितना आता है। तो 100 sin 60, दैट मीन 100 × √3/2 sin 60 का होता है वैल्यू। तो ये होगी आपको 50√3, तो दैट मीन 50 × 1.73 ही ले लेते हैं, 732 होता है। तो नियरली 85 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो 85 न्यूटन इधर लग रहा है और इधर 1000 लग रहा है, इधर 1000 लग रहा है, नीचे की तरफ 1000 लग रहा है, ऊपर में 85 लग रहा है। तो ये कभी ऊपर नहीं जाएगा। तो अब सिर्फ ये किधर मूव करेगा? एक्स एक्सिस में मूव करेगा। कितना से करेगा? तो उस एक्सीलरेशन को निकालना है। तो सिर्फ एक्सीलरेशन एक्स डायरेक्शन में होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, तो उसको निकालेंगे। तो एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है? नेट फोर्स अपॉन मास होता है, डिवाइडेड बाय मास। तो नेट फोर्स सिर्फ किस डायरेक्शन में है? तो एक्स डायरेक्शन में, और वो कितना है? 100 cos 60, और उसके बाद मास कितना है उसका? 100 है। तो ये तो मर ही जाएगा। और मास कितना था? मास भी इसका 100 है। ठीक है, तो एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा? तो एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा? तो एक्सीलरेशन हो जाएगा cos 60 के इक्वल टू ही हो जाएगा, और कितना हो जाएगा? 1/2, दैट मीन 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ब्लॉक आगे की तरफ बढ़ेगा। कितना आगे? 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब चलते हैं कुछ और इसको समझते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, रेसोल्यूशन ऑफ वेक्टर, क्योंकि ये बहुत जगह यूज होगा, 11th 12th सब में यूज होगा। वेक्टर को दो ही एक्सिस के लोग में ब्रेक करना सीखा है, लेकिन तीनों एक्सिस में हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो अब उसके बाद हमको डायरेक्शन कोसाइन भी पढ़ सकते हैं इसका। तो कभी कभी होता है क्या, जो कोई ये फोर्स वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है,
और एक थर्ड एक्सिस जेड एक्सिस है। तो इसके साथ तो इंक्लिनेशन पता है, इसके साथ मान लेते हैं अल्फा है और इसके साथ में मान लेते हैं गामा एक्सिस है। तो अब जो है इस फोर्स वेक्टर को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं एफ वेक्टर, या कोई भी वेक्टर रहता है उसको लिख सकते हैं। इसका मैग्नीट्यूड एफ होगा, तो इसमें एंगल के साथ मालूम है तो कोस लगाएंगे तो एफ कोस थीटा, और इसमें आई कैप लगाएंगे क्योंकि एक्स एक्सिस है, ऐसा थीटा है, और उसके बाद वाई एक्सिस में हो जाएगा एफ, यहाँ भी एंगल मालूम है अल्फा है तो एफ कॉस अल्फा, लेकिन इसमें जे कैप लगेगा, और वाई जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल है जेड, तो इसको लिखेंगे एफ कॉस गामा। तो डायरेक्टली हम अब लिख सकते हैं फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू एफ कोस थीटा आई कैप एफ कोस अल्फा जे कैप एफ कोस गामा के कैप, ये के कैप होगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप एफ जेड के कैप, इस तरह जहाँ एफ एक्स है कोस थीटा, एफ वाई क्या है एफ कोस अल्फा, एफ जेड क्या है एफ कोस गामा, और आई जे और के ये क्या है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, जो एक्सिस के अबाउट में उस वेक्टर के कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करने में हमको मदद करता है। तो हम तीनों एक्सिस में वेक्टर को रिजोल्व कर लिए हैं। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर की बात करते हैं। तो टू वेक्टर में अगर कोई वेक्टर दो ही कंपोनेंट के साथ दिख रहा है तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं तो उसको समझ लेते हैं। चलिए, जैसे कि हमारे पास कोई वेक्टर ए है, उसका दो कंपोनेंट है, एक ए आई कैप और दूसरा बी जे कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन ये कैसे होगा तो इसको हम ग्राफिकली अच्छी तरह से समझ सकते हैं। पहले इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं ग्राफिकली, तब उसके बाद हम समझ में आ जाएगा ये क्यों होगा और इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा बी बाय ए। हमने बड़ा सा कंपोनेंट पिछले वाले स्लाइड में सीखा है, कंपोनेंट ब्रेक करके रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का कंसेप्ट पिछले स्लाइड में सीखा है, तो इसको हम और आसानी से आप समझ सकते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। तो हमारे पास वेक्टर था ए इक्वल टू ए आई कैप और बी जे कैप। तो इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये दो ही एक्सिस में आई कैप और वाई कैप, मतलब आई कैप और जे कैप, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो एक्स में ए यूनिट है और वाई में बी यूनिट है, तो वेक्टर कहीं ना कहीं होगा, तो यहाँ पर वेक्टर होगा। तो इसको अगर मिलाएंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर ए, और ये हो जाएगा ए यूनिट, ये हो जाएगा बी यूनिट। तो अगर पाइथागोरस लगाएंगे और ये डायरेक्शन होगा ये अल्फा इसका, तो मेन वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर हमारा ए है, उसी का कंपोनेंट ए आई कैप और बी जे कैप है। तो अब जो है इसको हम लिख सकते हैं, पाइथागोरस लगा लेते हैं। तो पाइथागोरस में इसका जो लेंथ होगा वो हाइपोटेनस होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा यही इसका हाइपोटेनियस होगा। तो हाइपोटेनियस इक्वल टू क्या होता है परपेंडिक बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर। तो बेस तो ए है और ये एल्टीट्यूड बी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दैट मीन अगर कोई वेक्टर है और उसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट पता है तो उसका मैग्नीट्यूड हम इजीली निकाल सकते हैं। तो अगर कोई वेक्टर रहता या कोई फोर्स वेक्टर ही रहता, सपोज दैट फोर्स वेक्टर रहता 3i कैप प्लस 4j कैप न्यूटन, तो इस फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो उसको हम लिख सकते हैं इस तरह से
ये 3 होगा, 3 का स्क्वायर AX, और ये 4 स्क्वायर हो जाएगा तो 25 अंडर रूट, दैट मीन 5 न्यूटन का मैग्नीट्यूड होगा इस फोर्स का। तो ये, और इसके डायरेक्शन के बारे में भी जान लेते हैं। तो डायरेक्शन क्या लिखेंगे, टेन अल्फ़ा, तो टेन अल्फ़ा हो जाएगा आपको ए, ये B डिवाइडेड बाय A हो जाएगा, तो B डिवाइडेड बाय A, तो B का वैल्यू कितना है B का वैल्यू 4 है और ये 3 है। अगर अल्फ़ा को निकालेंगे तो टेन इनवर्स 4/3 जो कि 53 डिग्री एंगल बताएगा। दैट मीन अल्फ़ा जो है एक्स एक्सिस के साथ 53 डिग्री का एंगल बता रहा है। चलिए एक बार इसको और क्लियर करके समझ लेते हैं। तो हमारे पास जैसे था एफ नेट इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर लिए थे। ये मेथड से भी निकाल सकते हैं या डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। मेथड तो समझ में आ ही गया है, तो इसको डायरेक्टली समझ लेते हैं। डायरेक्टली कैसे समझेंगे, तो इसके वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड हम निकाल लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 25, तो ये 5 न्यूटन आ गया था। और इसका डायरेक्शन की बात करते हैं तो टेन थीटा हो जाएगा FY डिवाइडेड बाय FX। ग्राफ से भी समझ में आ जा रहा था। ये था आपको 3 और ये था 4 और ये 3, तो जब इसको मैच करेंगे तो यही तो हो गया एफ नेट। तो हमको ये एंगल चाहिए अल्फ़ा, ये थीटा है या अल्फ़ा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया FY और ये हो गया FX। तो टेन थीटा इक्वल टू होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर तो FY है तो FY, और बेस FX है तो FX। इसको धीरे धीरे समझिए, फिर इसका बहुत फास्ट हम लोग सीख सकते हैं, भाग सकते हैं। ठीक है, ये शुरुआती दौर है तो इसलिए इसको हम बहुत ब्रॉडली समझाने का कोशिश करते हैं। तो ये टेन अल्फ़ा है, तो FY का वैल्यू कितना है, FY का वैल्यू हमारे पास है 4 और ये 3। ठीक है, और उसके बाद अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स 4/3 जो कि 53 डिग्री होगा। अगर ये बात भी समझ में नहीं आता है, अगर आप 9th या 10th में छूट गया होगा ये 53 डिग्री क्यों हुआ, तो इसको हम समझा सकते हैं। चलिए इसको भी समझा ही देते हैं, कितना बच्चों का छूट गया होगा। तो आपको सिर्फ ये याद रखना पड़ेगा, 1037 डिग्री जो होता है वो होता है आपको 3/4। तो ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया, तो P का वैल्यू आ गया 3, B का वैल्यू आ गया 4 और हाइपोटेनियस का वैल्यू हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दैट मीन 5। और हम जानते हैं, चलिए ट्रायंगल बना लेते हैं इसको पहले, तब अच्छा समझ में आएगा, तभी समझ में आएगा एक्चुअली। तो ट्रायंगल इसको बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल होगा जिसका परपेंडिकुलर 3 है, बेस 4। तो ये 37 डिग्री है, तो जहाँ एंगल बनता है वो हो जाता है बेस। तो बेस कितना हो गया 4, परपेंडिकुलर 3 और ये 5। अगर ये 37 डिग्री है तो ये कितना होगा 53 डिग्री, ये हो जाएगा 53 डिग्री। तो 53 डिग्री हो जाएगा, तो 53 डिग्री के लिए बेस ये होगा और परपेंडिकुलर ये होगा, और 37 के लिए बेस 4 होगा और परपेंडिकुलर 3। लेकिन हमको 53 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर हमारा 4 हो जाएगा और बेस 3 हो जाता है, बेस तो नीचे रहेगा। तो 4/3 के लिए कितना आ रहा है, 4/3 के लिए आ रहा है 53 डिग्री। तो इसीलिए अगर हम 53 डिग्री करेंगे तो ये 10 इनवर्स 4/3 होगा। तो इसलिए हमने वहाँ पर लिख दिया था डायरेक्टली 10 इनवर्स 4/3 को 53 डिग्री। चलिए ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम पढ़ते हो तो ऐसा ही एंगल सब दिया रहता है। पहले ज़माने में यह बहुत यूज़ होता था, अब तो ये फार्मूला की तरह ही यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो इसको दिमाग में रख लीजिए। IIT या जी मेन या नीट
वगैरह इस एंगल को ज़्यादा यूज करता है, कहीं ना कहीं फिजिक्स में कहीं ना कहीं इसको डाल देता है। ठीक है, तो tan 37 इक्वल टू 3/4, तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। तो अभी तक हमने देखा दो वेक्टर का कंपोनेंट्स को से कैसे मैग्नीट्यूड निकालते, तो फाइनली हमको याद ये रखना है, अगर वेक्टर ए है और उसका ए आई कैप है और बी जे कैप है, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड एक क्या आ रहा है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और थीटा क्या आ रहा है, थीटा आ रहा है tan इनवर्स बी बटे ए, वाई कंपोनेंट डिवाइडेड बाय ए, तो विद एक्स एक्सिस होगा, विद एक्स एक्सिस। अगर ए ऊपर रहता और बी नीचे तो विद वाई एक्सिस हो जाता, ये भी दिमाग में रख लीजिएगा, जो नीचे में रहता वही के साथ उसका एंगल हो जाता है। दैट मीन यहाँ पर आपको हो जाएगा, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा ए, तो इसके साथ ही एंगल होगा जो नीचे में रहेगा, तो नीचे में ए है तो विद एक्स एक्सिस ही होगा। तो ये सब बात को रिसर्च खुद से करोगे, समझोगे, तब याद रहेगा, इस पर प्रॉब्लम बनाओगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अगर तीनों कंपोनेंट रहता तब क्या लिखते हैं, क्या ऐसे लिख देते हैं इसको, अगर कोई वेक्टर मान लेते ए इक्वल टू ए आई कैप है, बी जे कैप है और सी के कैप है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो एक्चुअली इसका भी मैग्नीट्यूड वही होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसमें डायरेक्शन कोसाइन से इसका सब एक्सिस के साथ एंगल क्या है, इंक्लिनेशन क्या है, वो निकलता है। लेकिन ये कैसे होगा, तो इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी हमको ग्राफिकल मेथड से ही समझना पड़ेगा। ठीक है, ग्राफिकल और मैथमेटिकल दोनों अप्रोच लगाना पड़ेगा। तो ये 3D हो गया, तो 3D मतलब तीनों एक्सिस। अगर हमारे पास वेक्टर कुछ ऐसा रहता, ए आई कैप, ए वाई जे कैप, ए एक्स आई कैप होता और ए जेड के कैप रहता, तीनों वेक्टर, मतलब ए का कंपोनेंट तीनों एक्सिस में रहता, तब इसका मैग्नीट्यूड क्या लिखते हैं, तो इसका भी मैग्नीट्यूड को हम ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर ही लिखेंगे। लेकिन ये कैसे होगा, इसको साबित करने के लिए हमें 3D का सहारा लेना पड़ेगा, तो इसमें तीनों एक्सिस को दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे इसको देखते हैं। इसको हम 3D फॉर्म में दिखा सकते हैं। तो इसको मान लेते हैं एक्स एक्सिस, इसको मान लेते हैं वाई एक्सिस, तो इसको मानना पड़ेगा जेड एक्सिस। तो मान लेते हैं एक्स एक्सिस में कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं इसका, एक्स एक्सिस में ए एक्स कंपोनेंट है और इधर ये ए वाई कंपोनेंट है। ठीक है, और इधर इसका कलर चेंज कर लेते हैं, रुकिए। और ये ए जेड कंपोनेंट है। अगर इन दोनों को मैं पाइथागोरस लगाए तो कुछ ऐसा होगा। अब देखिए, आप समझ में आएगा खेल। तो यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना लिए पैरेललोग्राम का जैसा, तो ए एक्स और ए वाई का रिजल्टेंट हो जाएगा ये डायगोनल, ये डायगोनल हो जाएगा इसका रिजल्टेंट। तो ये डायगोनल का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये डायगोनल का वैल्यू हो जाएगा आपको इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, क्योंकि ये 90 डिग्री पर है। ठीक है, ये 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री होगा, तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर हो गया। अब जो है इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते आर। अब ये आर हो गया,
ये आर और ए जेड आपस में ये भी 90 डिग्री पर है। अब जो है इसका रिजल्टेंट अगर निकाले तो ये फिर एक ऐसा कुछ हो जाएगा, ये ए वाई और ये ए जेड मतलब आर हो जाएगा, तो ये भी 90 डिग्री पर है। तो फिर ये पैथागोरस लगा के इसका हम फाइनली ये ए वेक्टर का मोड दे देगा। तो ए वेक्टर का मोड क्या हो जाएगा, ए वेक्टर का मोड हो जाएगा ए जेड का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो ए जेड हमारा ए जेड का स्क्वायर ही रहेगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो इसलिए हम ए को क्या लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड। तो अब समझ में आ गया, अगर दो कंपोनेंट रहे तो भी हम उसको हम स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिख सकते हैं, तीनों कंपोनेंट रहेगा तो वही लिख देंगे। तो फाइनली इसका समरी को हम लिख लेते हैं। तो समरी को कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। तो अगर कोई वेक्टर अगर ऐसा रहता ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड तो हो ही जाता, इसको तो इजीली हम प्रूव किए हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। लेकिन अगर तीनों कंपोनेंट रहे उसका प्लस ए जेड के कैप, तो भी इसको हम लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, यहाँ तो डायरेक्शन टेन थीटा इजीली निकल जाता है, ए वाई बाय ए एक्स मोड़ देते नेगेटिव हटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन से हम समझेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में डायरेक्शन कोसाइन से शुरू करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को ग्रो कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।